नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों कि रोज़ शाम 3 बजे हमारी क्लास जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मॉडल पेपर कराया जा रहा है, जो कि अंकित भाटी सर की नई वाली बुक से अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। और इससे पहले हमने कल एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है कि जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करके है, और आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो सुबह में हमारा जो है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है, जो कि स्पेशल पेट के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए आप सुबह में भी हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दें, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा खींची गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड वेवेल है, क्लीमेंट एटली है, या फिर सिरिल रेडक्लिफ है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा निर्धारित की गई थी। उस समय उसके अध्यक्ष जो थे सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची गई है। रेडक्लिफ जो है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1881 ईस्वी में जो है केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने किए थे। ऑप्शन आपके सामने है, लाल मोहन घोष थे, मदन लाल मालवीय थे, या फिर आनंदा चरुल थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे। तो 1881 ईस्वी में दोस्तों केसरी अखबार की स्थापना करने वाले थे, यह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी अखबार की स्थापना कब की गई थी? 1800 जो है 81 में की गई थी। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न है, इसमें है महात्मा गांधी ने भारत में खालिस्तान की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्शों का जो है अनुसरण करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, आदर्श नगर है, कुशल गांव है, या फिर आदर्श धार्मिक केंद्र है, या फिर आदर्श गांव है, या आदर्श गांव है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने भारत में जो है आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करेंगे। तो किसकी जो है स्थापना किए थे? आदर्श गांव की। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों के वेद, या फिर गीत का योग भी कहा जाता है। किस वेद को जो है संगीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, या फिर गीत का योग भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, या फिर ऋग्वेद को। तो हमने बताया दोस्तों सामवेद जो है आपका स से सामवेद, सा से संगीत से संबंध है। तो गीत जो है एक संगीत किससे होगा? सामवेद में जो है बताया गया है गीत की पुस्तक है, मंत्रों का वेद है, और गीत का योग भी है। तो क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा, सामवेद। इसमें पूछा जा रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बने थे। चौथे तीर्थंकर थे जो है आपके पार्श्वनाथ। ऑप्शन आपके सामने है, 23वें थे, 24वें, प्रथम, या द्वितीय थे।
तो पार्श्वनाथ जो है जैन तीर्थंकर थे, यह आपके 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और पहले कौन थे दोस्तों? पहले तीर्थंकर कौन कहा जाते हैं? तो ये ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक, ऋषभदेव थे। और वहीं बात करें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर, तो उन्हें कहा जाता है महावीर स्वामी थे। कौन है? महावीर स्वामी हैं। ठीक दोस्तों, महावीर स्वामी हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था कि जो है पार्श्वनाथ जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। 23वें तीर्थंकर थे जैन जो है पार्श्वनाथ। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है कलिंग आधुनिक युग में किस स्थान पर विजय थी, जो कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ था, वह वर्तमान समय में किस राज्य में है? असम में है, झारखंड में है, बिहार में है, या फिर उड़ीसा में है? तो जो अशोक के शासनकाल में कलिंग था, वर्तमान समय में दोस्तों उड़ीसा में है। क्या? उड़ीसा कलिंग। ठीक, और बात करें दोस्तों कलिंग का युद्ध कब हुआ था? यह कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक, बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगर पूछा जाए दोस्तों कि सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो आपका कलिंग होगा। अगर वहीं पूछ लिया जाए कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी में। कलिंग जो है वर्तमान समय में कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, 7वां प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है? निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है दोस्तों? वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तबला और सितार के आविष्कार के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तानसेन को, अमीर खुसरो को, स्वामी शास्त्री को, या बैजू बावरा को? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका होगा सही, अमीर खुसरो को जो है तबला और सितार का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अमीर खुसरो जो है दोस्तों अकबर के जो है नवरत्न में भी शामिल थे। किसके नवरत्न में भी शामिल थे? अकबर के। और इन्हें तोता ये हिंद भी कहा जाता है। अकबर जो है अमीर खुसरो को तोता ये हिंद भी कहा जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद भी कहा जाता है। और कव्वाली के जनक भी माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। कव्वाली का जनक किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगर पूछा जाए आपको प्रश्न में आ गया कि तोता ये हिंद किन्हें कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय दिए थे? नहीं दोस्तों। करो या मरो का नारा कौन व्यक्ति दिए थे? तो करो या मरो का नारा जो दिए थे दोस्तों, ये महात्मा गांधी दिए थे। कौन है? महात्मा गांधी दिए थे। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी थे। बाकी इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या बाल गंगाधर तिलक दिए थे। लास्ट ऑप्शन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ये भी बात सही है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी दिए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, तख्त ए अकबरी नामक मंच पर जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तख्त ए अकबरी नामक मंच पर जहां पर अकबर का जो है सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, वह स्थान इस समय कहाँ है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है,
हरियाणा में है, पंजाब में है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वह वर्तमान समय में क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका जो है पंजाब राज्य में। कहाँ है? पंजाब में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों अकबर जो है अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो यह 1556 ईस्वी में अकबर जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों। कहाँ? कालानौर शासक जो है, कालानौर नामक स्थान पर अकबर अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्पकारों के उत्पादन से संबंधित नहीं? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो शिल्पकारों के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट है, मांडा है, चन्हूदड़ो है, नागेश्वर है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि हड़प्पा स्थल का शिल्पकारों के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो यह आपका मांडा जो है यह शिल्पकारों के लिए नहीं जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, जिसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों की सही क्रम से प्रतिनिधित्व करता है। जो है दक्षिण से उत्तर की ओर हमें आना है। अगर बात करें दोस्तों कि दक्षिण से जो है उत्तर की ओर हमें जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जाना है दोस्तों, तो सबसे पहले इन ऑप्शनों में से कौन सा हिल स्टेशन पड़ेगा हमको? सबसे पहले पड़ेगा दोस्तों मन्नार। यह कहाँ है? तो यह आपका जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? मन्नार जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है कुर्ग है आपका। कुर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों? कुर्ग जो है आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक के यार हम लिख देते हैं। कुर्ग पूछ लिया जाए तो कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद जो है माउंट आबू पड़ेगा जो कि राजस्थान में है। तो यह क्या पड़ेगा? माउंट आबू राजस्थान में। डलहौजी आपका कहाँ है? यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एचपी लिख दे रहे हैं। ठीक, अब हमारा क्रम से कौन होगा? पहले स्थान पे कौन आएगा? तो यह हमारा आएगा जो है पहले स्थान पे मन्नार, दूसरे पे कुर्ग, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे एचपी हिमाचल प्रदेश आएगा। तो पहले पे तमिलनाडु कौन ऑप्शन में दिया गया है यह हम देखते हैं। इसका कोड दिया गया है, पी पहले आएगा, फिर उसके बाद क्यू आता है, पी के बाद क्यू। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए हमारा सही होगा, PQRS। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर भारत को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है दोस्तों? कौन सा पर्वत अलग करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से? हिमालय पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। तो दोस्तों बात करें उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है जो पर्वत है यह आपका है विंध्याचल पर्वत। कौन है? विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते थे, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है बोमडिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, या फिर नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला हिमाचल प्रदेश में नहीं, नाथुला भी नहीं है, नाथुला जो आपका है सिक्किम में है। लेपुलेख की बात करें, लेपुलेख कहाँ है? यह उत्तराखंड में, बिल्कुल सही बात किया गया। रोहतांग की बात करें तो रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में ना होते हुए यह जम्मू कश्मीर ना हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं नाथुला की बात करें यह सिक्किम में है। बोमडिला की बात करें, बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर अगले प्रश्न में पूछा जाए कि बोमडिला दर्रा जो है कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में है। और लेपुलेख उत्तराखंड में है ये आपका। फिर उसके बाद पूछ लिया जाए रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक दोस्तों, लेकिन हमसे पूछा गया था कि कौन सा दर्रा सही हस्त मिलान किया गया है? तो लेपुलेख जो है उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का आकार उनकी ऊंचाई के साथ सही सही मिलान कीजिए। हिमालय की चोटी दी गई है, उनकी ऊंचाइयों के साथ मिलान करना है। ठीक है दोस्तों,
पहला ऑप्शन है जो है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी की जो ऊंचाई है 1,167 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 8,167 मीटर है दोस्तों। और वहीं बात करें कामेद की तो 7,756 मीटर, अन्नपूर्णा की जो है 8,091 मीटर। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला किस ऑप्शन में दिया गया? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का जो है चौथा, चौथे का तीसरा। तो ऑप्शन हमारा ए में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थल जो है, किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत पारिस्थितिकी वहाँ की जलवायु कहलाती है। कितने वर्षों की अवधि के बाद जो है वहाँ की मौसम अवस्थाओं, विविधताओं का औसत पारिस्थितिकी वहाँ की जलवायु कहलाती है दोस्तों? कितने वर्ष के बाद दोस्तों? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 20 वर्ष? तो कम से कम होना चाहिए आपका 30 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं? प्रश्न है कि किसने कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की जो है अधिक बचत करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अमर्त्य सेन थे, या फिर एस्तेर डुफ्लो थे, या फिर डेविड रिकार्डो, या फिर एडम स्मिथ थे। तो दोस्तों यह कहे थे आपके, जो कहे थे यह थे आपके जो है डेविड रिकार्डो द्वारा कहा गया था कि अगर उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आय समानता को मापने के लिए, आय असमानता को मापने के लिए, या फिर आय वितरण को मापने के लिए, लाभ हानि को मापने के लिए। तो गिनी गुणांक का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह किया जाता है आपका आय असमानता को मापने के लिए। गिनी गुणांक का प्रयोग कब किया जाता है? आय असमानता को मापने के लिए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग किस देश के हैं दोस्तों? जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, जनक नॉर्मन बोरलॉग जो है, यह किस देश के हैं दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। तो नॉर्मन बोरलॉग की बात करें दोस्तों, यह आपके हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ऑप्शन ए हमारा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और हरित क्रांति जो है कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो हरित क्रांति आपकी प्रारंभ की गई थी, यह की गई थी 1966 ईस्वी में। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1966 ईस्वी से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है दोस्तों? तो इसकी जिम्मेदार जो है आपकी सेबी होती है दोस्तों। कौन है? सेबी है। कौन? सेबी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सेबी के बारे में बात करें दोस्तों, सेबी एक गैर संवैधानिक जो है निकाय है, और भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए सेबी जिम्मेदार होती है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और इसे जो है 1992 में वैधानिक निकाय दर्जा प्राप्त हुआ था। वैधानिक निकाय दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1992 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए आपके बाद दोस्तों पेपर में कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था आपका 1988 में। और वैधानिक निकाय कब प्राप्त हुआ था? 1992 में हुआ था। ऑप्शन जो होगा, हमसे पूछा गया था कि
स्टॉक मार्केट विनिमय के केंद्रीय एजेंसी का जिम्मेदार कौन होता है? तो सेबी होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, जीएसटी परिषद के कितने सदस्य हैं? पूछा जा रहा है जीएसटी परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं? 33, 35, 25, 23। तो जीएसटी परिषद में जो है इसमें दोस्तों आपके 33 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए हमारा होगा, 33 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने पहला है कि अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में, बिल्कुल सही बात कही गई है, यह सही है। वित्त आयोग 280, ये भी बात सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकार जो है, न्यायाधिकार यह आपका 223 का में भी है, 323 का में है। और वहीं बात करें संघ लोक सेवा आयोग जो है 318 में नहीं होकर दोस्तों यह आपका है 315 अनुच्छेद में कहा गया है। जो संघ लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद दिया गया है यह 315 है, ना कि 318। तो हमसे पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी है, गलत बताया गया है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग की जो है संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्व का वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य से है, संसद की सदस्यता से है, या फिर केंद्र राज्य संबंध से है? तो सरकारिया आयोग की जो संस्तुतियां हैं दोस्तों यह आपका संबंध है, इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, केंद्र राज्य संबंध से है। और सरकारिया आयोग के गठन कब किया गया था दोस्तों? तो इसके गठन की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1983 में। कब किया गया था? 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 23 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों कौन सा? लोक चुनाव में जो है लोक चुनाव में मतदान करना, या फिर वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। इनमें से जो है मूल कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है? यह आपका जो होगा दोस्तों लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य में नहीं है। ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, गलत ही हमसे पूछा गया। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये भी बात सही कही गई है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना यह भी आपका मूल कर्तव्य है। अब बात करें दोस्तों मूल कर्तव्य जो है आपका किस भाग में, किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है और कब यह जोड़ा गया दोस्तों? तो मूल कर्तव्य जो है यह 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया है दोस्तों। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक दोस्तों, जो है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसके तहत भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर इसके बाद जो होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और नए मूल कर्तव्य जिसे 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित होते हुए बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की अवसर प्रदान करेंगे। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था यह कब जोड़ा गया? तो यह आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वां अगर पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों?
6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता उनके संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित होकर बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक दोस्तों, तो कुल मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान समय में? तो आपके 11 हैं। अब एक बार रिवीजन के माध्यम से बताइए दोस्तों, मूल कर्तव्य में किस भाग में कहा गया चर्चा है? तो 4 क में है। अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क में है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसके तहत कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए थे? तो 10 बताए गए थे। फिर लास्ट में होता है 86वां संविधान संशोधन, कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था दोस्तों। आपका 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके तहत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके माता पिता तथा उनके संरक्षक का जो यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान किया रहे। तो ठीक है, वर्तमान समय में कितने हैं आपके मूल कर्तव्य? तो 11 हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर डी ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल को। तो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र जो है, यह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को दे सौंपते हैं। किसको? भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जाता है उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के त्यागपत्र। कहाँ? भारत के राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9, भाग 9 का बी, भाग 9 का ए, या फिर भाग 10 जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जो कि 1992 हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके तहत जो है भाग 9 को जोड़ा गया था। ऑप्शन क्या होगा? भाग 9 को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 26 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति जो है सबसे तेज होती है लोहा में, जल में, निर्वात में, या फिर वायु में होती है। तो ध्वनि की गति जो सबसे तेज होती है दोस्तों यह आपकी लोहा में होती है। ऑप्शन ए हमारा होगा, ध्वनि की गति सबसे तेज जो है लोहा में होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहीं पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लेड का चिन्ह है? लेड का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? तो लेड का चिन्ह ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेथिलीन का, एसीटोन का, एथिलीन का, या मीथेन का? तो फलों को पकाने के लिए जो दोस्तों किया जाता है उपयोग, यह किया जाता है एथिलीन का। ऑप्शन सी हमारा होगा, एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कवकों के अध्ययन को कहलाता है। कवकों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, माइक्रोलॉजी कहलाता है, या फिर हेमेटोलॉजी कहलाता है? तो जो कवकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों यह आपका कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर यही बात करें दोस्तों जो है आपका इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इकोलॉजी में दोस्तों इकोलॉजी के अंतर्गत जीवों एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं बात करें साइकोलॉजी के बारे में तो साइकोलॉजी जो होता है दोस्तों इसके अंतर्गत जो है व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है 36 नंबर से दोस्तों। यहाँ पहला प्रश्न हिंदी का है कि निम्नलिखित में से संधि जो है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कौन सी सही संधि विच्छेद की गई है? पत्र
प्लस अलय होता है, मरण प्लस असन्न होता है, वीर प्लस अंगना होता है, यथा प्लस आर्थ होता है। तो इसमें पूछा गया है कि सही संधि विच्छेद की गई है, किसमें की गई है? तो इसका सही संधि विच्छेद जो होता है वीर अंगना जो किया गया, बिल्कुल सही किया गया, वीर अंगना। वहीं बात करें अगर पत्रालय का संधि विच्छेद जो होता है पत्र प्लस अलय नहीं, पत्र प्लस आलय होता है। क्या होता है? आलय होता है। ठीक, और यही बात करें मरण प्लस असन्न की बात करें तो मरण प्लस असन्न नहीं होता, मरण प्लस आसन्न होता है दोस्तों, इसमें भी बड़ा आ आएगा। फिर उसके बाद यथा प्लस अर्थ लिखा गया है, इसका संधि विच्छेद जो होता है सही यथा प्लस अर्थ होता है। क्या होता है? यथा प्लस अर्थ होता है, तब हमारा अर्थ देता है यथार्थ। ठीक, तो हमसे पूछा गया था सही संधि विच्छेद किसकी की गई है, तो वीर प्लस अंगना जो होता है बिल्कुल सही किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्याय नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है? तो अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची इच्छुक भी होता है, ललायित भी होता है, उत्सुक भी होता है उत्कंठित का पर्यायवाची, लेकिन अभिलाषा नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है ऊपर की ओर उछला हुआ। ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं, आरोहण कहते हैं, उत्थान कहा जाता है। तो ये जो ऊपर की ओर उछला हुआ है उसके लिए कहा जाता है दोस्तों उत्क्षिप्त कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा होगा, जो ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए उत्क्षिप्त कहते हैं। ठीक दोस्तों, और यहीं प्रक्षिप्त की बात करें तो फेंका हुआ के लिए प्रक्षिप्त कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है अगला प्रश्न कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है? बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? दुर्बल होता है, निर्मल होता है, सुंदर होता है, सभ्य होता है। तो बर्बर का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों सभ्य होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि अंग अंग फूले ना समाना। अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अंग अंग फूले ना समाना, इसका सही अर्थ होता है दोस्तों बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा दोस्तों, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, कि इसमें पूछा जा रहा है 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप लॉन्च किया है, जो कि सिंह सूचना लॉन्च किया है दोस्तों। वेब ऐप है दोस्तों, कौन से राज्य की सरकार लॉन्च की है दोस्तों? गुजरात, केरल, गोवा या फिर कर्नाटक? वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में बताएंगे। तो क्या ऑप्शन इसका होगा? जो सिंह सूचना लॉन्च किया है दोस्तों ऐप, यह आपका लॉन्च किया है, कौन सा है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग का ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ जो अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को, उत्तराखंड को। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, या अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह किया गया है आपका तमिलनाडु को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किसे पराजित कर दिया था? किसे पराजित करके जीता है दोस्तों एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का? मलेशिया को, पाकिस्तान को, जापान को, चीन को। तो किसको पराजित किया गया है? तो मलेशिया को जो है पराजित किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कार्मिक मैकार्थी, जिन्हें उनके उपन्यासों द रोड तथा जो है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हाल ही में उनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से थे? जो उनकी उपन्यास है द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वह
हाल ही में उनका निधन हो गया, किस देश से संबंध है उनका, यह पूछा गया है। जर्मनी से थे, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या यूएसए से थे? तो यह आपके थे यूएसए से। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 55 नंबर का है। कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक चौथी थी। भारत की रैंक चौथी है दोस्तों। यह आप भारत की रैंक जो है इसमें आपकी 161वीं रैंक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम जो है प्रसवोत्तर अवसाद जो है रोकथाम गोली जजुर्वे को अपनी मंजूरी प्रदान की है। जजुर्वे को अपनी मंजूरी प्रदान की है यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, चीन। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यूएसए ने। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकसित करने का चयनित किया गया है? किन 2 शहरों को? यह किया गया है आपका मैसूर तथा हम्पी को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो यह किए गए हैं जो हाओ लियांग को किया गया है। किसको? जो हाओ लियांग को किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति जो है उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं? जो पागलखाना के लेखक कौन है दोस्तों? तो पागलखाना के जो लेखक हैं यह आपके हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा 60वां प्रश्न है कि निम्न जो है समुद्र शक्ति 2023 से द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? जो समुद्र शक्ति 2023 से द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किया गया है किन देशों के बीच में किया गया है? तो यह आपका जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। किस वर्ष जो है शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन जो है इस वर्ष रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था यह हमसे पूछा गया है। तो यह किया गया था आपका 1992 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक किसके द्वारा लिखी गई है? जो द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह शशि थारूर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है श्रीविल्लीपुथूर हाथी अभ्यारण्य है? श्रीविल्लीपुथूर हाथी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो जो है श्रीविल्लीपुथूर हाथी अभ्यारण्य है दोस्तों यह आपका है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा जा रहा है 64 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पूछा जा रहा है 65 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। बिहू आंध्र प्रदेश से, बिहू आंध्र प्रदेश से नहीं है दोस्तों। बिहू की बात करें तो बिहू आपका कहाँ का है? असम का है। कहाँ से है? असम का दोस्तों। और बात करें भाखड़ा पंजाब, बिल्कुल सही। जो है डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। बिहू की बात करें तो बिहू हमारा असम का है। ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो कजाकिस्तान की मुद्रा की बात करें दोस्तों तो टेंगने होता है या तेंगने भी होता है? तेंगे या टेंगने भी होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और यहीं बात करें नगुल ट्रम कहाँ की है? नगुल ट्रम मुद्रा की बात करें, नगुल ट्रम कहाँ का है दोस्तों? तो यह आपका है भूटान का। नगुल ट्रम बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ का है? भूटान का है दोस्तों। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जो है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो यह आपके होंगे दोस्तों
543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग जो है कजली पेंटिंग से पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। कजली पेंटिंग कहाँ से है दोस्तों? झारखंड से है, तमिलनाडु, केरल या राजस्थान से? तो कजली पेंटिंग से बात करें दोस्तों, पेंटिंग की यह है आपकी राजस्थान से। इसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, हाथों से बनाया जाता है तथा कपड़ों से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर का है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुनिधि चौहान है, लता मंगेशकर है, आशा भोसले हैं, तन्वी शाह है। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी तन्वी शाह है। कौन है? तन्वी शाह। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, लास्ट प्रश्न है, करा कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अधिक राज्यों से लगती है? छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है टोटल 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं आपके? तो यह आपके हो जाएंगे, कौन है? उत्तराखंड ऊपर में पहले से हम लिखेंगे, यूके लिख दे रहे उत्तराखंड, उसके बाद एचपी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद राजस्थान, 4 हो गए। राजस्थान के बाद आइए आप मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश के बाद आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, बिहार। कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए आपके। कौन कौन से हैं? कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 8 राज्य से। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। और दोस्तों आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, कम से कम अपने क्षेत्र का नाम ही लिख दीजिए कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है, हमारी वीडियो कहाँ तक लोग देख रहे हैं, यह भी आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्षेत्र का नाम। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।